सब, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज की 5th कॉमिक सर्वमंथन पंचम खंड। सर्वनायक पूर्वसार युगम धरित्री अस्यः। मैं आपका मित्र और समय सारथी युगम उपस्थित हूँ सर्वनायक श्रृंखला के 5वें खंड के साथ, परंतु उससे पूर्व पीछे घट चुकी घटनाओं को पूर्वलोकन भी आवश्यक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की विभिन्न पाप शक्तियों ने अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने हेतु रचे भिन्न भिन्न षड्यंत्र एवं विशिष्ट ग्रह नक्षत्रों की महादशा ने समय की धर्मतुला का संतुलन बिगाड़ दिया। परिणाम स्वरूप समस्त युगों से सर्वश्रेष्ठ महानायक विलीन हो गए और पहुंचे समय संरक्षक के धाम युगम क्षेत्र में, जहां उन्हें युगम द्वारा 2 दलों में बांट दिया गया। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के महानायकों को सम्मिलित रूप से पूर्व काल के दल में रखा गया और कलयुग के महानायकों को पश्चात काल के दल में। फिर युगम के कालरण में समय के संग्राहक काल मूर्तियों की उपस्थिति में आरंभ हुई इन 2 दलों के मध्य सर्वनायक प्रतियोगिताएं, जहां शर्त सिर्फ यही थी कि जीतने वाले दल का ही युग धरती पर विद्यमान रहेगा और हारने वाले दल के महानायकों समेत उस संपूर्ण युग का ही सर्वनाश हो जाएगा। दूसरी ओर धरती के प्रत्येक युग पर क्षुद्र ग्रहों के रूप में आए पाषाण राक्षस धरती का विनाश करने हेतु अग्रसर हैं। वर्तमान काल में धरती से विलीन होने से पूर्व ब्रह्मांड रक्षकों ने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता से विश्वावधि को धरती के केंद्र में निर्मित गर्भगृह में सुरक्षित पहुंचा दिया, परंतु संपूर्ण गर्भगृह की विश्वावधि को संभालने की क्षमता मात्र 48 घंटों की है। इस समय वर्तमान काल में अडिक के रूप में एक और मुसीबत अवतरित होती है। अडिक पाषाण राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे विनाश पर अंकुश लगाता है, परंतु विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक ये तय नहीं कर पाते कि अडिक शत्रु है या मित्र। अडिक के सामने विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक टिक नहीं पाते, अतः महाखलनायकों का आगमन होता है, जो कि धरती के अस्तित्व को बचाने हेतु एकजुट होते हैं। वर्तमान समय काल में वर्षों बाद धरती का रुख करते गगन और विनाशदूत चंद्रमा की धरती पर ग्रहणों से टकराते हैं और उनकी सहायता को आते हैं आकाश गंगाओं के खलीफा, परंतु इन खलीफाओं के आने से मुसीबत टलने की बजाय बढ़ जाती है। सर्वनायक की प्रथम प्रतियोगिता परमाणु और प्रचंडा के बीच हुई, जिसमें परमाणु विजयी होता है। तिलस्मी देव और शक्ति के मध्य हुई द्वितीय प्रतियोगिताओं में तिलस्मी देव स्वेच्छा से पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तृतीय प्रतियोगिताओं में तिरंगा और शुक्राल आमने सामने हैं। तिरंगा और शुक्राल अपनी स्पर्धा हेतु पृथ्वी के ही सुदूर भविष्य में भेजे जाते हैं, जहां वे असुरराज कली के चंगुल से स्वयं भगवान विष्णु के 10वें अवतार शिशु कालिग्न को बचाने में सफल होते हैं। प्रतियोगिता के अगले चरण में शिशु कालिग्न के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु तलाशने की स्पर्धा में तिरंगा विजय होता है। अपनी अगली स्पर्धा में शुक्राल और तिरंगा पहुंचते हैं मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में, जहां मिथ्याकार उनके साथियों की शक्तियां उनके विरुद्ध प्रयोग करता है। प्रतियोगिता के 5 चरणों में से 2 में तिरंगा विजय हो चुका है। अब समय आगे किसी अंजाम तक पहुंचाएगा या सिर्फ समय जानता है। अब समय आगे किस अंजाम तक पहुंचाएगा या सिर्फ समय जानता है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांधर, सर्वयुगम, सर्वदमन, सर्वसंग्राम एवं सर्वसंहार में वर्णित है, जो कि चैनल पे अपलोडेड है। अब आगे की कथा पढ़ें प्रस्तुत खंड सर्वमंथन में। सर्वमंथन प्रस्तावना भाग 1। प्रकृति की पुत्री। बिहार वन, असम। यह तुम मुझे कहाँ ले आई प्रलयंका? इस विकट स्थिति में हम दोनों को ही उस दानव के विरुद्ध विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता हेतु होना चाहिए था। हमारा यहाँ होना भी उस युद्ध जितना ही आवश्यक है धनंजय। कौन सा स्थान है ये? असम। आसाम के बिहार का वह हिस्सा जहाँ तक अभी मानव सभ्यता पहुंच नहीं पाई है। असम के दुर्गम से दुर्गम भीड़ क्षेत्रों में बसने वाले जंगली कबीले भी इस स्थान पर कदम नहीं रखते। यहाँ सिर्फ प्रकृति का वास है, यह प्रकृति का साम्राज्य है। हम असम के बिहार में क्या कर रहे हैं और जब इस स्थान तक मानव नहीं पहुंचे तो तुम इसके बारे में कैसे जानती हो?
क्योंकि मैं यहाँ आ चुकी हूँ परमाणु के साथ। परमाणु के साथ ऐसा क्या खास है इस जगह पर? प्रकृति की बेटी। प्रकृति की बेटी, हमने इस प्रोजेक्ट को यही नाम दिया था। परमाणु को इस स्थान का पता कुछ वर्षों पूर्व चला था, जब परमाणु और भेड़िया रक्त बीजों का खात्मा करके लौटे थे। भेड़िया को उसके निवास स्थान छोड़कर परमाणु वापस लौट ही रहा था कि ओह, यहाँ आते वक्त तो मैं इस जगह से नहीं गुजरा था। शायद मैंने कोई गलत मोड़ ले लिया। पढ़े परमाणु, डोगा और भेड़िया का मल्टी स्टारर विशेषांक रक्त बीज। उफ, इन पेड़ों की संरचना इतनी अधिक है कि इन्हें पार करने के लिए इनके ऊपर से उड़ना होगा। अद्भुत, इतने ऊंचे वृक्ष मैंने आज तक नहीं देखे। मैं लगातार उड़ रहा हूँ, फिर भी इनकी चोटी तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। मैं बादलों के पार तक पहुँच चुका हूँ, पर यह वृक्ष खत्म होने की बजाय एक अलग ही प्रकार के जंगल का स्वरूप ले रहा है। बादलों के ऊपर बसा हुआ जंगल, यकीन नहीं होता। वृक्षों, बेल और लताओं से मिलाकर वो एक बड़ी सुरंग का रूप लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परिकथा के मध्य आ गया हूँ। बादलों के ऊपर बनी एक प्राकृतिक सुरंग। यहाँ जितनी विशुद्ध ऑक्सीजन का एहसास मुझे हो रहा है, ऐसा पूरे जीवन में कभी नहीं हुआ। परमाणु का इस जगह पर आना मात्र संयोग था, प्रकृति का रचा एक सोचा समझा संयोग। वृक्ष की डालियां आपस में गुथ कर एक द्वार बनाए हुए। प्रकृति ने कौन सा रहस्य छुपा रखा है इस जगह पर? अरे, यह तो मेरे छूते ही खुल रहा है। अनगिनत आशंकाओं से घिरा परमाणु जब उस द्वार से अंदर दाखिल हुआ, तब उसके सामने जो आया, उसकी कल्पना उसने शायद सपने में भी नहीं की थी। ओह माय गॉड, यह क्या है? ऐसा क्या राज छुपा है यहाँ? पता चल जाएगा धनंजय, खुद ही देख लो। यह है क्या? प्रकृति की पुत्री। जब परमाणु ने इसे ढूंढा, तब भी यह इसी अवस्था में थी। परमाणु ने प्रोबोट से संपर्क साधा और मैं और प्रोबोट यहाँ पहुँच गए। इस स्थान पर हमने गहन शोध किया। धनंजय, यह स्थान अपने आप में कहीं संसार की प्रकृति समेटे हुए, जिसे चलाने वाली ऊर्जा, या कह लो कि इसका पावर हाउस जनरेटर, यह नेचर से डाटर है। हमने इसे इस जगह से निकाल कर लैब ले जाने की कोशिश की, पर हम किसी भी तरह इसे अपनी जगह से हिला पाने में सफल नहीं हो पाए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ आने की औचित्य क्या है। औचित्य मैं समझाता हूँ धनंजय। प्रोबोट, नेचर्स डॉटर की शक्तियों पर मैंने जितने शोध किए हैं, उनसे एक बात तो साफ है कि इसके भीतर इतनी भारी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि धरती की मौजूदा वस्तुस्थिति को बदलने में हमारी सहायता कर सकती है। क्षुद्र ग्रहों ने धरती को पूर्णतः तबाह नहीं किया, पर विश्व भर में गिरे इन क्षुद्र ग्रहों से निकलती तीव्र ऊष्मा ने पूरे भूमंडल का तापमान आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ इसरिक में हमारी रीडिंग के अनुसार इस तापमान में पल प्रतिपल वृद्धि हो रही है। अगर इसी अनुपात में यह ताप वृद्धि होती रही तो जल्दी संसार के सभी वन दानवाल के शिकार हो जाएंगे। गर्भ ग्रह में 2 दिन से ऊपर विश्व आबादी को नहीं रखा जा सकता। अगर उन्हें ऊपर धरती पर लाना है तो हमें पहले धरती को उनके रहने योग्य बनाना होगा, और यह कार्य नेचर्स डॉक्टर बखूबी कर सकती है। कैसे? शायद तुमने ध्यान नहीं दिया धनंजय। इसके शरीर से प्रस्फुटित होती प्राकृतिक ऊर्जा विशुद्ध ऑक्सीजन का सृजन कर रही है। यहाँ पनपती सभी वनस्पतियाँ, जल स्रोत, यहाँ की संपूर्ण प्राकृतिक संरचना इसी प्राकृतिक ऊर्जा से ही संचालित हो रही है। मैंने इसका परीक्षण किया है धनंजय। इसके भीतर इतनी प्राकृतिक ऊर्जा है जो कि हमारी पृथ्वी जैसी 4 पृथ्वियों पर प्रकृति का संरचना करती है, पर हमारा मानव विज्ञान इतना उन्नत नहीं है कि इसकी इस प्राकृतिक ऊर्जा का प्रयोग इस कार्य के लिए कर सके। इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है धनंजय। जिस कार्य को मानव विज्ञान नहीं कर सकता, उसे तुम्हारा देव विज्ञान संभव कर सकता है। यूँ तो हमारे पास तुम्हारे विषय में अधिक जानकारी नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारी जाति के अस्तित्व की गोपनीयता के
मंजेंद्र, ध्रुव ने हमें तुम्हारे बारे में बेहद संक्षिप्त जानकारी दी थी, पर उस संक्षिप्त जानकारी में यह बात शुमार थी कि तुम्हारा विज्ञान ऐसे चमत्कारी करिश्मे कर सकता है जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यही कारण था कि गर्भगृह तक वर्ल्ड पॉपुलेशन पहुंचाने के लिए देव जाति से तकनीकी सहायता ली गई। मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूँ प्रोबोट, पर देव जाति फिलहाल अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रही है। फिर मैं कोशिश कर सकता हूँ, शायद मैं इस जगह से निकाल सकूँ। यह षड्यंत्र है। इनकी विशेषता यह है कि इनकी कुशाग्र यांत्रिक तर्क प्रणाली, जिसे आप मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मेरे निर्देश अनुसार वस्तुस्थिति का आंकलन कर किसी भी प्रकार का यांत्रिक स्वरूप ले सकती है। मैंने इन्हें निर्देश डॉटर को इस स्थान से निकालने का निर्देश दे दिया है। ये खुद ही इसे निकालने की तरकीब लगा लेंगे। ओह, यह क्या? देखा बहन प्रकृति, तू हमेशा इन मानवों की हिमायत करती रही है, परंतु इस धरती पर तेरे अस्तित्व को लगभग समाप्त कर देने के बाद भी यह तेरे बचने की आखिरी उम्मीद को भी नष्ट करने की कुत्सित इरादे से आए हैं। प्रस्तावना भाग 1 समाप्त। प्रस्तावना भाग 2 अधर्म के देवता। मैं कहाँ आ गया हूँ? कौन सा स्थान है यह? मेरे देवता कहाँ हैं? चले आओ मसीहा, चले आओ। अपने देवता की पुकार सुनो और चले आओ। हमने तुम्हें जो आदेश दिया था उसे तुमने बखूबी निभाया। अब तुम्हें दर्शन देने का समय आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी शक्तियों का विस्तारीकरण आवश्यक है। ब्रह्मांड रक्षक तो आपके देवदूतों के हाथों ही विलीन हो गए। महामहिम देवशक्तियों, यदि आपने देवदूतों को रोकने का आदेश ना दिया होता तो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और उनकी सहायता को आए उस दानव का भी यही हश्र होता। यदि सभी दुश्मनों को खत्म कर दोगे तो शासन किस पर करोगे मसीहा? समझदार शासक वही है जो शक्तिशाली शत्रु को न सिर्फ परास्त करे बल्कि उसे अपने अधीन करके उसकी शक्तियों द्वारा प्रजा पर राज करे। अडिग नामक उस दानव की आवश्यकता हमें गुलाम के रूप में है, जो कि हमारे निर्देश पर तुम्हारे नेतृत्व में धरती पर स्वर्णिम युग की स्थापना करेगा। धरती के सभी पापियों के संहार के पश्चात बचे हुए हमारे सभी अनुयायी वह भक्त इस स्वर्णिम युग को बसाएंगे। तुम्हें उस दानव को अपने अधीन करना होगा मसीहा, और उसके लिए तुम्हारी शक्तियाँ अपर्याप्त है। इसलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमने निर्णय लिया है कि तुम्हें ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जाए जिनके सामने वह दानव टिक नहीं पाए। युद्ध में तुम्हारे दोबारा कूदने का समय आ रहा है मसीहा। हमारी शक्तियाँ तुम्हें अजय बना देगी। आदेश का पालन होगा देव शक्तियों। प्रस्तावना भाग 2 समाप्त। प्रस्तावना भाग 3 संत भीतकाल। कालदूत के तीनों रूपों को केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है दुष्ट, कोई पाप शक्ति नहीं। हा, चिंतित ना हो नागयोगी, तेरे यही इच्छा महारावण अवश्य पूर्ण करेगा। तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे शव को विविक्त करेगा महारावण। अपनी आसुरी शक्तियों का इतना दंभ ना कर नीच। कालदूत का काल त्रिशूल जब चलता है तो असुरों के अहंकार और दंभ से तने हुए शीश कटकर धरती खींचते हैं। हा, तू शक्तिशाली है योगी, बहुत शक्तिशाली है तू। जिस महारावण के सम्मुख इंद्र जैसे देवता भी कुछ वर्षों से अधिक युद्ध में टिक नहीं पाए, वह महारावण तेरे साथ सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करने का आनंद ले सकता है, परंतु इतना समय ना तेरे पास है और ना मेरे पास। इसलिए युद्ध में रणनीति के साथ कूटनीति भी अपनानी होगी। कालकूट, मृत्युजीत, काल भुजंग, डंकिनी,
कपालिका सम्मिलित रूप से वार करो और बंधक बना लो इस नाग योगी को। अहंकारी होने के साथ साथ तू मूर्ख भी है, यह सिद्ध कर दिया तूने। इन 5 अदने असुरों की सहायता से मुझे बंधक बनाएगा तू? तुझे लगता है कि तेरे यह अनुचर सम्मिलित आक्रमण कर हमें परास्त कर सकते हैं? काल भी कालदूत के सम्मुख शीश नवाता है मूर्खों। परंतु फिर भी जैसा कि तूने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है और युद्ध में यदि तू कूटनीति का प्रयोग कर सकता है तो हम भी कूटनीति का उत्तर कूटनीति से देना जानते हैं। महात्मन, आश्चर्यचकित न हो दुर्दमय सेना, हमने ही आपको वो इन महावीरों को योग शक्ति द्वारा यहाँ बुलाया है। इन असुरों को बंदी बना लो पंचनाग। महात्मा के आदेश की पूर्ति होगी। तो तू अपने सहयोगियों को बुलाया है तूने युद्ध के लिए। इनके शव भी सायाम में तेरे साथ ही सड़ेंगे। आक्रमण करो असुरों वीरों। रक्त स्नान किए बहुत लंबा समय बीत गया है। आज तृप्त होकर शत्रुओं के रक्त से रक्त स्नान और रक्त पान करेंगे हम। ये तो महात्मा कालदूत है, इन्होंने हमें इस आयाम में क्यों बुलाया? और ये असुर कौन है जिनसे महात्मा युद्ध लड़ रहे हैं? ये तो महारावण है। जाल लोक के पुराणों व शास्त्रों में महारावण, उसके अनुयायी असुरों और उसके असुर साम्राज्य कलंका का वर्णन है पुराणों में। यानी यह लोग पुराण काल से हैं, फिर ये हमारे युग में कैसे आ गए? यदि मैं गलत नहीं हूँ तो द्वापर युग से, पर ये सभी द्वापर युग से हमारे युग में कैसे आ रहे हैं इसका अंदेशा मुझे भी नहीं है। नहीं, अभी ये असुर हमारे समय काल में नहीं पहुँचे हैं। मेरी योगिक शक्ति इस आयाम का अवलोकन कर रही है। यह आयाम स्तंभित काल है। स्तंभित काल? ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान जहाँ समय का अस्तित्व नहीं है। इस आयाम में समय बाधित है। यह आयाम ना किसी काल के अधीन है और ना ही किसी समय धारा के। यानी यह आयाम थमा हुआ है, ना समय आगे बढ़ता है और ना ही पीछे, और इसीलिए आयाम निर्जन है। परंतु इस निर्जय आयाम में ये असुर क्या कर रहे हैं? यह आयाम स्तंभित अवश्य है, परंतु यह सभी समय धारा व आयामों का केंद्र स्तर है। यानी ब्रह्मांड के सभी आयाम और सभी समय धारा इस आयाम से जुड़े हुए हैं। मेरी अति बुद्धि में तो आप ज्ञानियों की बातें पाषाण पर वर्षा समान है। पाषाण वर्षा से भीगता अवश्य है, परंतु उस पर कोई उपज नहीं होती। हमारे कहने का तात्पर्य यह है यति कुमार कि यदि कोई प्राणी इस आयाम में पहुंच जाए तो वो इस आयाम से किसी भी अन्य आयाम या किसी भी युग अर्थात किसी भी समय धारा में जा सकता है। यानी यह महारावण और इसके असुर स्तंभित आयाम द्वार द्वापर युग से हमारे समय अर्थात कलयुग में आने का प्रयास कर रहे हैं। सही समझे महावीरों, हम तो किसी अन्य ही उद्देश्य से अलग अलग आयामों की खाक छान रहे थे, परंतु यह नियति का संयोग है कि हम इस स्तंभित आयाम में ठीक उस समय पहुंच गए जब यह पाप शक्तियाँ द्वापर युग से हमारे समय काल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रही थी। ऐसा ये एक विशेष ग्रह योग के कारण कर पा रहे हैं जिसमें तामसिक और असुरी शक्तियाँ ब्रह्मांड में सबसे प्रबल होती हैं प्रत्येक युग में, और ब्रह्मांड की समस्त समय धाराओं व आयामों में यह ग्रह योग एक निर्धारित समय पर एक साथ ही दृष्टिगोचर होता है। यानी उस ग्रह योग के कारण ही क्षुद्र ग्रह रूपी पाषाण राक्षस धरती पर आए। क्षुद्र ग्रह सिर्फ कलयुग में ही नहीं बल्कि हर युग में, हर काल में उस निश्चित ग्रह योग में आए हैं। यानी प्रत्येक युग में इस ग्रह योग में पाषाण राक्षस उत्पात मचा रहे हैं, और इस बार यहाँ आसुरी शक्तियाँ अपने युग की परिधि लांघ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह योग से क्षुद्र ग्रहों के अलावा प्रत्येक युग की भीषणतम आसुरी व तामसिक शक्तियाँ भी सक्रिय हो गई है। इन आसुरी शक्तियों में सबसे विध्वंसक व प्रबल है यह महारावण, जो कि इस स्तंभित आयाम के माध्यम से द्वापर युग से हमारे कलयुग में आने की चेष्टा कर रहा था, क्योंकि कलयुग में पाप शक्तियाँ वैसे ही प्रबल है। यदि यह कलयुग में आ गया तो इसे रोकना देवताओं के लिए भी असंभव हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो यह असुर इस आयाम से सीधे मैंकुट धाम पहुँचेंगे।
अपने साथियों को यहाँ बुलाकर तूने कूटनीति तो बखूबी चली नाग योगी, परंतु तूने मुझे अनजाने में ही अपने आयाम व युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा और उनकी शक्तियों से भी अवगत करा दिया। अब तुम सबको परास्त करके जब महारावण कलयुग में कदम रखेगा तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। हा हा हा। शक्तियों से अवगत अभी कहाँ हुआ है तू असुर? ज्वालालोक की ज्वाला शक्ति से अवगत तो अब तेरी आत्मा ही होगी। प्रथम अध्याय आरंभ, प्रलय से पूर्व, भाग 2। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।